हेलो स्टूडेंट्स, ये एक सवाल है जो तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये सवाल रोटेशन का है और मुझे काफ़ी अच्छा सवाल लगा ये, तो मैं इसे सोच रहा हूँ कि तुम्हें शेयर करूँ। ये सवाल एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा था, तो समझते हैं कि सवाल में क्या बोल रहा है और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखो, एक डिस्क है, उसमें होल है जो जैसा डायग्राम में दिख रहा है। ये होल रहा है यहाँ पर। मास इसकी 10 kg है। ऑफकोर्स होल के बाद इसमें मास का मेंशन किया है, तो ऑफकोर्स होल के बाद का मास है ये। और रेडियस इतना 10/9 मीटर है। इसकी रेडियस 10/9 मीटर, मतलब कि इस जो है इसकी रेडियस जो है वो 10/9 मीटर है। परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये प्योर रोलिंग कर रही है। ठीक है, प्योर रोलिंग यहाँ पर हो रहा है ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, फ्रिक्शन की बात है ऑफकोर्स। इन द फिगर पॉइंट ओ इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। इस डिस्क का ज्योमेट्रिकल सेंटर ओ है। at this instant the center of mass of the disk at the same horizontal level with O। सीधी सी बात है कि अगर तुमने कुछ काट कर हटाया, जैसे एक पोर्शन काट कर हटाया यहाँ से, तो ये पोर्शन अगर काट कर हटाया है तो सेंटर अब यहाँ ना रहकर शिफ्ट हो गया कहीं, तो शिफ्ट होने के बाद ये कहीं यहाँ पहुँच गया सेंटर, इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये कट करने के बाद वो कहाँ पर है, इस ज्योमेट्रिकल सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू C एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क इज r/2। कहने का मतलब ये है कि इसके अबाउट एक एक्सिस पास हो रहा है, किसके अबाउट, सी के अबाउट एक एक्सिस पास हो रहा है, और उसका रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो r/2 है। अभी समझाते हैं, तुम्हें पता भी होगा रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, तो r/2 है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो उसे मैं इंट्रो भी दे दूंगा क्या होता है। एंड एट द इंस्टेंस ऑन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज ओमेगा इक्वल टू √g। जो ओमेगा दिया हुआ है जिस ये g/r है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये है ना घूम रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क एट दिस इंस्टेंट। तो इसका हमें क्या बताना है, एंगुलर। सवाल देखो सिंपल है। सवाल क्या बोल रहा है कि ये डिस्क है, डिस्क में एक कैविटी है। ठीक है, और कैविटी होने के बाद इसका मास हो गया है 10 kg। ठीक है, ऑफकोर्स कैविटी अगर करोगे तो क्या होगा कि उसका सेंटर ऑफ मास जो पहले यहाँ पर था, अब उस कैविटी करने के बाद यहाँ शिफ्ट हो गया होगा। तो सी पॉइंट वो नया पॉइंट है जो कि ज्योमेट्रिकल सेंटर ओ जो है उससे r/2 है डिस्टेंस पे है। और हमें ये बताना है कि जब ओमेगा इसका √g/r होगा तो इसका अल्फ़ा कितना होगा। समझ में आ गया सवाल? ठीक है, प्रोसीड करते हैं। देखो कैसे करोगे इस सवाल को, पहले ये समझो। ठीक है, तो जब भी हमें अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा, तो दिमाग में एक चीज़ आता है, वो आता है हमें कि हम अप्लाई करते हैं टॉर्क इक्वल टू I अल्फ़ा करते हैं। इसमें हम मेंशन करते हैं कि किसके अबाउट टॉर्क लेना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लेना है। ये तुम्हें पता है कि जब भी हम टॉर्क इक्वल टू I अल्फ़ा लगाते हैं, ध्यान सुनना, बस बहुत कुछ सीखोगे इसमें कि क्या क्या हम करते हैं। बेसिक जो गलतियाँ इग्नोर कर देते हो वो सीखोगे कि क्या होता है। जब भी टॉर्क इक्वल टू I अल्फ़ा लगाते हैं, जब भी, तब जिसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, मान लो ओ किसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी के अबाउट लिखोगे, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, उसी के अबाउट। ठीक है, तो 3 तरीके से सवाल इस लगाते हैं हम इसका। ठीक है, 3 तरीके से। एक लगाते हैं टॉर्क इक्वल टू हिंज, I अबाउट हिंज। अगर हिंज है, हिंज समझ रहे हो, ठीक है, जहाँ पर फिक्स होता है। या तो फिर अगर हिंज नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और थर्ड है IAOR के अबाउट, IAOR के अबाउट। ये 3 तरीके होते हैं टॉर्क इक्वल टू I अल्फ़ा लगाने के। अब प्रायोरिटी हम इसको देते हैं, ये नहीं है तो ये देते हैं, ये नहीं है तो ये देते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या होता है ना कि ये ऊपर 2 जो है इससे हो जाते हैं। ठीक है, बट ये बहुत काम का है। कई सवाल में ये तुम्हारा समय बचा सकता है। ठीक है, और बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें सोचने से भी बच सकते हो अगर ये लगाने आता है तो। ठीक है, चलो, तो पहले बात तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि कहीं हिंज नहीं है, तो टॉर्क इक्वल टू I अल्फ़ा जो है हिंज के अबाउट जो है वो नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि हिंज नहीं है यहाँ पर कहीं। तो या तो सेंटर ऑफ मास से होगा या तो IOR से होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से भी ये
नहीं करोगे। क्यों? सुनो, यहाँ पर फटाफट डिस्कस कर रहे हैं हम कि क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि ध्यान समझो कि ये जो डिस्क है उसका सेंटर कहाँ पर है अब, तो अब यहाँ पर हो गया है। अब ये जब घूमेगा, समझना, जब ये घूमेगा ये डिस्क, तो इसका सेंटर भी घूम रहा होगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, तो ये सी पॉइंट भी घूम रहा है। जबकि अगर समझना, फिर से बोल रहा हूँ, देखो मैं डायग्राम में बनाता हूँ। जैसे कि मैंने ये डिस्क लिया, ठीक है, इस डिस्क में 3 पॉइंट मेंशन करता हूँ मैं। मान लो कि ये सेंटर ऑफ मास, कहीं कैविटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, 3 पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये रोल कर रही है, तो रोल जब कर रही होगी ओमेगा से, तो देखो ध्यान समझना, ए पॉइंट कैसे जाएगा, ए पॉइंट अभी ऊपर है, किसी टाइम बाद वो ए पॉइंट नीचे आएगा ना। जब ये घूमेगा, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो घूमते 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 क्या आएगा, ए पॉइंट नीचे आ सकता है, तो ए पॉइंट यहाँ पर नीचे आ गया। फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद ए पॉइंट ऊपर आ जाएगा, 1 टाइम पीरियड में, ठीक है। सी बी पे आते हैं पहले, बी पॉइंट कैसे जाएगा, बी पॉइंट कुछ ऐसा जाएगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा बी पॉइंट, ठीक है। और सी पॉइंट जो है सेंटर सोचो कैसे जाएगा, सेंटर हमेशा सीधा ही जाएगा। ये समझ में आ रहा है? इमेजिन करो, पढ़ते हैं हम लोग रोटेशन में ये चीज़ कि अगर ओमेगा से घूम रहा होगा तो सेंटर ऑफकोर्स सीधा जाएगा, ए पॉइंट इस तरह से जाएगा, यहाँ पर ऑफकोर्स रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 0, तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ए तो ऑफकोर्स इन्फिनिटी नहीं हो सकता यहाँ पर। और मैंने कहने का मतलब ये कि अगर आर 0 है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 0, तो क्या कंडीशन हो सकती है, या तो वी 0 हो या तो फिर ए इन्फिनिटी हो। बट ए इन्फिनिटी तो है नहीं, क्योंकि ए तो ओमेगा स्क्वायर आर है ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है। खैर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और सेंटर को समझना है हमें कि सेंटर क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। बट अगर सेंटर यहाँ हो जाए, जैसे सवाल में है, तो ये सेंटर भी घूमेगा, सेंटर भी क्या होगा, घूमेगा। जब सेंटर भी घूमेगा तो ये जो सेंटर ऑफ मास हम लगाया करते थे, इसमें क्या करते थे कि सेंटर फिक्स होता था, लेकिन यहाँ सेंटर भी रोटेट कर रहा है, समझ रहे हो, सेंटर भी रोटेट कर रहा है। तो सबसे बेटर वे होगा कि हम IOR से इसको सवाल को करें, क्योंकि सेंटर भी इसमें मूव कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये दोनों तरीका मैंने छाट दिया, ठीक है। बचा IOR पता है हमें, IOR पढ़ते हैं हम लोग रोटेशन में, ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब वैसा एक्सिस जहां पर इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी 0 हो, वो एक्सिस ढूंढना है, और वही होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, ठीक है। सवाल पे भी नहीं आ रहा है, अभी तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा है, ठीक है, समझना। तो अगर मान लो ये चक्का है, ठीक है, साइकिल का चक्का मान लो या गाड़ी का चक्का मान लो, ये चक्का है, ठीक है, ये चक्का है। ये चक्का ऐसे ओमेगा से मान लो घूम रहा है। अभी ये चक्का, ये पॉइंट जो है वो चक्का का सरफेस से, मतलब ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंड के टच में है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये चक्का ऐसे घूम रहा है, फिर कुछ टाइम बाद ये पॉइंट, मान लो कुछ टाइम बाद ये पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है, जो पहले पॉइंट था, मान लो ये ए पॉइंट यहाँ आ गया, अब ये नया पॉइंट है बी जो यहाँ पर टच में है, समझ रहे हो। तो ऐसे फिर ओमेगा होगा, फिर ए पॉइंट कहीं ऊपर जाएगा, फिर नया, फिर बी पॉइंट यहाँ जाएगा, सी पॉइंट को नया बन रहा होगा, यहाँ पर इसे बना ही देते हैं ऐसे, देखो समझ में आएगा तुम्हें। मान लो ए पॉइंट यहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट यहाँ पहुँच गया, और नया जो कॉन्टैक्ट में आया वो सी पॉइंट है जो कॉन्टैक्ट में है। तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, इसकी वेलोसिटी क्या है, उसी समय जिस समय हम बात कर, जिस समय टच में है, जिस समय ये ए पॉइंट टच में है ग्राउंड के, जिस समय बी पॉइंट टच में है ग्राउंड के, जिस समय सी पॉइंट टच है ग्राउंड के टच में है, उस समय ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, 0 है ना। जिस समय टच में, इसमें क्या, जिस समय टच में होगा, जिस समय टच में होगा उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि ये क्या होगा उस समय रेस्ट में। जिस समय बोल रहा हूँ मैं, सुनना फिर से, इसकी वेलोसिटी हमेशा 0 नहीं है। जिस समय ये ग्राउंड के टच में होगा ए पॉइंट, या जिस समय ये बी पॉइंट ग्राउंड के टच में, या जिस समय सी पॉइंट ग्राउंड के टच में है, उस समय वो क्या है, रेस्ट में है। और रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इसका मतलब जब एक पहिया या ऐसा कोई भी गोल चीज़ घूम रहा है, तो ये पॉइंट जो होगा नीचे वाला, जो सरफेस से कॉन्टैक्ट में होगा, वो क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उस
किसी पार्टिकुलर टाइम पे 0 होगा, मतलब उस नीचे वाले पार्ट को हम मान सकते हैं IAOR, इसको मान सकते हैं हम IAOR, मतलब ये वैसा एक्सिस हो जाएगा जहाँ पर इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी 0 पॉसिबल है। यहाँ तक ठीक है? ओके चलो, तो अब हम कर रहे हैं इसको इस तरीके से। तो बताओ कि ये इस डिस्क में IOR कहाँ मिलेगा हमें, बताओ। ऑफकोर्स इस पॉइंट पे यहाँ मिलेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा IAOR। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, नाम क्या दिया बोलो, P दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसने सवाल पूछा था उसका नाम भी P से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो PD दे देते हैं, उसका सरनेम भी ऐड कर लेते हैं, चलो ठीक है, उसका नाम भी आ गया। हाँ तो देखते हैं, तो PD, तो इस पॉइंट का नाम है PD। अब IOR लगाते हैं, ठीक है। तो देखो टॉर्क अबाउट PD इक्वल टू I अबाउट PD इक्वल टू अल्फा, ठीक है यहाँ तक। अब टॉर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्या फोर्स लग रहा है इसमें। तो जब ये ओमेगा से घूम रहा है और प्योर रोलिंग है तो ऑफकोर्स फ्रिक्शन लग रहा होगा, और फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इधर, क्योंकि घूम इधर रहा है ना ऐसे, तो ओमेगा ऐसे है, तो यहाँ भी कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो फ्रिक्शन किधर हो गया, इधर, नॉर्मल हो गया इधर। सेंटर ऑफ मास ये है, अब तो mg इधर लग रहा होगा, ठीक है। तो एक mg फोर्स हुआ, एक नॉर्मल हुआ, एक फ्रिक्शन हुआ, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। अब चूंकि हम IAOR के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, तो इसके अबाउट नॉर्मल क्या है, इसी से पास हो रहा है, और फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है, इसी से पास हो रहा है। इसका मतलब इसके अबाउट जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा, 0, क्योंकि नॉर्मल भी इसी से पास हो रहा है, फ्रिक्शन भी इसी से पास हो रहा है। तो बचा क्या, mg, तो mg का टॉर्क होगा, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस क्या कैसे निकालते हैं, mg का लाइन ऑफ फोर्स, mg का लाइन ऑफ फोर्स से उस पॉइंट जो PD पॉइंट है उसकी परपेंडिकुलर दूरी, यही होता है ना लाइन ऑफ, ये ध्यान रखना, ये टॉर्क इक्वल टू क्या बोल रहे थे मैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअली R क्रॉस F होता है, अगर प्रॉपर वे में लिखो वेक्टर फॉर्म में तो R क्रॉस F होता है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फोर्स से नहीं है, कहने मतलब देखो कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रुको एक सेकेंड, बोल सकते हैं कि ये फोर्स है, यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है यहाँ पर, और इससे ये दूरी थोड़ी ना होती है। दूरी कौन होती है, लाइन ऑफ mg किधर लग रही है, ये लाइन के अबाउट, ये पूरा लाइन हो गया, इस पूरे लाइन से परपेंडिकुलर दूरी, ये परपेंडिकुलर दूरी जो है ये तुम्हारा है डिस्टेंस, और कितना है, तो ये r/2 है ना, r/2 जो सवाल में दिया हुआ था, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, r/2 है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे mg इंटू r/2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट, किसके अबाउट, PD के अबाउट। कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं PD के अबाउट, देखो इसको थोड़ा इरेज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं PD के अबाउट, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर ये वर्ड काम आएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। पहले समझते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, वो भी थोड़ा समझ लेते हैं, देखो फटाफट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये एक डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास से अगर एक एक्सिस पास हो रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है mr²/2 होता है, डिस्क की बात कर रहा हूँ। तो ROG क्या बोलता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोलता है, ध्यान समझना। अगर कोई एक्सिस है, ठीक है, कोई भी एक्सिस हो सकता है, और अगर इस डिस्क को एक पॉइंट साइज मान लिया जाए, अगर इस डिस्क को पॉइंट साइज मान लिया जाए और इस एक्सिस के सामने कहीं रख दिया जाए, तो इस डिस्क को मैंने एक पॉइंट साइज मान लिया और इसके सामने कहीं पर रख दिया, तो इस पॉइंट मास को इस एक्सिस से कितना दूर रखोगे कि इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाए, mr²/2 आ जाए, mr²/2 आ जाए। तो कितना दूर रखोगे उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आ रहा है कि समझ रहे हो कि इसको अगर पॉइंट साइज मान लिया जाए और इसको कितना, जैसे देखो जो एक सेंटर से मान लो कि देखो ये यहाँ से, इसके यहाँ से क्या होता है, अगर डिस्क इसके अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो mr²/2 हुआ, और ये क्या है, r डिस्टेंस है, तो क्या लिखाओगे mr²/2 है ना, और प्लस mr², पहले से तुम लगा दोगे, और फिर कितना हो जाएगा, ये 3/2 mr² हो जाएगा इसके अबाउट, है ना।
तो सेम बात यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि अगर कोई एक्सिस है और उसका इसको अगर पॉइंट साइज मान लिया जाए तो इसको कितना दूर रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए 3/2 mr² हो जाए, तो कितना दूर होगा वही रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। तो यहीं पर बात कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जो सवाल में दिया हुआ है कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी से पास हो रहा है, ठीक है, तो सी से पास हो रहा है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का, तो सिंपल सा है कि I = mk²। के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब वो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो के है। अरे ये एक्सिस है, ये पॉइंट मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हो, mr², तो ये डिस्टेंस के मान लिया तो mk² हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला I = mk², ठीक है। तो किस एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है, सी एक्सिस के अबाउट, तो सी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, सपोज परपेंडिकुलर मतलब किसके परपेंडिकुलर है, इज r/2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है r/2, तो इसका मतलब I अबाउट सी के अबाउट इज इक्वल टू mk² लगा रहा हूँ मैं फॉर्मूला, और ये दिया हुआ है k r/2, मतलब सॉरी हाँ इस मतलब कि इसके इस एक्सिस के अबाउट अगर इसको पूरे मास को पूरे डिस्क को पॉइंट साइज मान लिया जाए तो r/2 पे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जो सी का आ रहा है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि मास इसका m है और r/2 डिस्टेंस है, तो r/2 यहाँ रख दिया तो हो गया r²/4, तो mr²/4 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी, है ना, अबाउट सी, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया सी के अबाउट। तो अगर सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 है, ठीक है, क्लियरली शायद दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, ये दिख रहा है, एक सेकेंड रुको थोड़ा सा इसको, इसके अबाउट अगर mr²/4 है, ठीक है, सी के अबाउट, इसके अबाउट, तो ओ के अबाउट कितना होगा, तो क्या होगा, पैरेलल थ्योरम लगा दोगे, पैरेलल थ्योरम लगाओगे तो mr²/4 और प्लस ये डिस्टेंस कितना है r/2, तो क्या करोगे mr²/4 प्लस mr/2 का होल स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये तो पता ही होगा, तो ये हो जाएगा फिर से कितना mr²/4 प्लस mr²/4 मतलब mr²/2, तो इसका निकला mr²/2, तो इसके अबाउट mr²/2, तो अब निकालना किसके, पीडी के अबाउट, ठीक है, पीडी का, तो ये और ये क्या हो जाएगा पैरेलल, तो mr²/2 और ये डिस्टेंस कितना है r है, तो पीडी के अबाउट हो जाएगा तुम्हारा mr²/2 जो कि इसका ओ का प्लस mr² होगा, ये पीडी के अबाउट हो जाएगा तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि होगा तुम्हारा फाइनली mr²/2 प्लस mr² मतलब 3/2 mr², ठीक है, और इंटू अल्फा। यहाँ से प्रोसीड करोगे, मास तो एम ही है, स्मॉल एम ही है, ठीक है, तो ऑफकोर्स mg r/2 लोगे और m 3/2 mr² इंटू अल्फा करोगे, मास और मास खत्म हो गया, r और r खत्म हो गया, 2 और 2 खत्म हो गया, अल्फा = आएगा g/3r, ठीक है, और g हो गया 10, r दिया हुआ है सवाल में, r दिया हुआ है 10/9, तो 10/9 रखोगे तो 3 × 10/9, तो 3 से कट गया 3 बार में, 10 से 10, तो कितना आया 3 रेडियन/सेकेंड। ये फर्स्ट अप्रोच कोई जनरली करेगा, ठीक है, पहले ये तरीके से करोगे, ठीक है, तो कोई भी अप्रोच ये करेगा, बट ये आंसर जो है वो सरासर गलत है, ठीक है, गलत है, मतलब ये प्रोसेस ही गलत है, ठीक है, प्रोसेस आई और लगाना नहीं, मतलब कि ये यहाँ पर जो लिख रहे हैं हम जो चीज़ें, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो 3 रेडियन/सेकेंड मैं गलती बता रहा हूँ कि कैसे गलती हो सकता है, अब गलती क्यों है वो भी डिस्कस करूँगा मैं, अभी रुक जाओ। तो 3 रेडियन/सेकेंड आंसर नहीं है, पहले ये समझ लो, ठीक है, तो क्या गलती हो रहा है, तो देखो इसको इरेज कर लेते हैं, क्या गलती हो रहा है, देखो यहाँ पर सीधे मेन चीज़ पे आते हैं, यहाँ पर सेंटर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, और सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, इसका मतलब कि जितने भी सवाल हमने रोटेशन के किए हैं मोस्टली, मतलब हम जो करते हैं सवाल रोटेशन के, उसमें जनरली सेंटर बीच में ही होता है और वो मूव नहीं कर रहा होता है, यही होता है ना, बट यहाँ सेंटर भी मूव कर रहा है, और अगर सेंटर मूव कर रहा है, समझना, अगर सेंटर मूव कर रहा है, इसका मतलब इस पे ये एक ऐसा फ्रेम हो गया जिसको बोलेंगे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसको क्या बोलेंगे,
नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर तुम चीज़ों को देखोगे तो यहाँ पर एक और फोर्स लगेगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। वैसे भी इस ओमेगा को एक्सप्लेन करने के लिए भी चाहिए कि एक फोर्स हो, तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स, क्योंकि सेंटर देखो ऐसे ऐसे पकड़ो, सीधी सी बात है, ज़्यादा घुमा नहीं रहा हूँ मैं, सीधी सी बात तो पकड़ो ऐसे कि अगर सेंटर मूव कर रहा होगा, ठीक है, रोटेशन वाले सवाल में सेंटर ऑफ मास, तो तुम यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाओ, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, तुम क्या करते हो, तुम वहीं पर बैठ जाते हो। जब वहीं पर बैठ के तुम देखोगे चीज़ों को, तो यहाँ पर इसको क्या लगेगा, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो कि ये एक रॉड है और इस रॉड से एक मास अटैच है, सपोज ऐसा मास अटैच है, कोई किसी पर्सन को यहाँ पी पॉइंट में बैठा दिया जाता है, तो और ये एम मास से घूम रहा है ये चीज़, ठीक है, एम मास से ही घूम रहा है। पी वाले पर्सन को अगर एक्सप्लेन करना हो, पी वाले पर्सन को अगर एक्सप्लेन करना हो कि इस एम पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो क्या एक्सप्लेन करेगा, एक तो ये मास के कारण वो ये फोर्स एक्सप्लेन करेगा एम ओमेगा स्क्वायर एल, अगर डिस्टेंस एल है तो करेगा, ठीक है। ये जो फोर्स है वो एक्चुअली फील करेगा कि उसको लगेगा कि मास नीचे आना चाहिए, मास नीचे आना चाहिए, और ये फोर्स वो एक्सप्लेन करेगा, ये फोर्स क्या हो जाएगा, रियल फोर्स। बट ये सोचेगा कि भाई मास तो नीचे आ नहीं रहा है, मास तो ऐसे आ नहीं रहा है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा होगा जो इतना ही लग रहा होगा जो इसको रोक रहा होगा, समझ रहे हो, जो इसको मास को नीचे गिरने से रोक रहा होगा। ये इसको दिख नहीं रहा है, ये फोर्स इसको दिख नहीं रहा है, बट वो एक्सप्लेन करने के लिए मजबूर हो चुका है कि क्योंकि ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो एक्सप्लेन कैसे करेगा वो, तो वो एक्सप्लेन ऐसा ही करेगा कि ये जो फोर्स है उसके इधर एक फोर्स लग रहा होगा एम ओमेगा स्क्वायर एल, और ये उसको दिख नहीं रहा है, ठीक है। बस वो सोचेगा कि अगर ये नीचे नहीं गिर रहा है तो एक कोई फोर्स लग रहा होगा, उस मजबूर हो जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ एक फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स जो है वो स्यूडो फोर्स है, क्योंकि एक्चुअली लग नहीं रहा है, तो ये स्यूडो फोर्स है। और स्यूडो कौन सा फोर्स है, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की, ठीक है, यहाँ पर बैठ के बाहर से देखने वाले को नहीं बात कर रहा हूँ, इस फ्रेम में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर सेंटर रोटेट कर रहा था, ये मैंने पकड़ा था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सेंटर रोटेट कर रहा है, तो अब यहाँ से कोई पर्सन दिखेगा तो उसको एक तो एम तो लगी रहा है ऑब्वियसली, और एक इसको बाहर की तरफ फील होगा स्यूडो फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है r/2, तो ये r/2, ठीक है, तो एम ओमेगा स्क्वायर r/2, और यहाँ क्या हो गया mg। हाँ, कुछ लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं ना कि यहाँ बैठा देते हैं, अगर मान लो बीच में कहीं बैठा दिए तो ये डिस्टेंस r/4 ले लोगे, नहीं, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ कि ये डिस्टेंस l लेना है, ना कि ये l/2, अगर l/2 में बैठा है तो l/2 नहीं लेना है, l लेना है, वो लगेगा यहाँ पर क्योंकि इससे अटैच है वो, ठीक है, तो वो बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद घूम रहा है ऑब्वियसली, तो एम ओमेगा स्क्वायर r/2 एक स्यूडो फोर्स लगेगा यहाँ पर, कैसे पकड़ा, क्योंकि सेंटर घूम रहा था, ठीक है, इसलिए पकड़ा। अब समझो यहाँ पर तो दो फोर्स हो गया, एक mg और ये एम ओमेगा स्क्वायर r/2। अब सॉल्व करते हैं इसको सवाल को, ठीक है। अच्छा एक बात और, जब कुछ थोड़ा सोचोगे समझ में आएगा कि mg का टॉर्क तो यहाँ पर क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एम ओमेगा स्क्वायर r/2 का भी टॉर्क कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों का एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है टॉर्क, तो इसको क्लॉकवाइज में कौन घुमा रहा है, सवाल में तो क्लॉकवाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही से लॉजिक है, तो सोचना, वीडियो पोस्ट करके कुछ सोचो थोड़ा सा, ठीक है, मैं आंसर बताता हूँ क्या लॉजिक है, कुछ लॉजिक नहीं है, मतलब समझो सवाल में जो दिया हुआ है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये सवाल में इनिशियली दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियली, लेकिन जब mg का टॉर्क और ये एम ओमेगा स्क्वायर r/2 का टॉर्क लगना शुरू हुआ, तब ये इसका ऐसे हो गया ओमेगा, ठीक है, ये शुरू का कंडीशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये डीएक्सलेट हो रहा होगा, तो हो रहा होगा क्योंकि इसका टॉर्क क्या हो रहा होगा, कैंसिल, इसके इफेक्ट को कैंसिल मतलब कम कर रहा होगा डीएक्सलेट होके। देखते हैं mg का टॉर्क पहले देखते हैं, तो यहाँ पर लगाते हैं फिर से हम टॉर्क अबाउट pd इक्वल टू I अबाउट pd इंटू अल्फा। तो टॉर्क हो गया mg का mg इंटू r/2, और ठीक है माइनस में लगाओगे क्योंकि ऑफकोर्स ये घूम ऐसे रहा है, ठीक है, तो इसका टॉर्क मैंने मान रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको माइनस, एंटी क्लॉकवाइज को मैं माइनस मान रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस हो गया। एम ओमेगा r/2 का टॉर्क क्या हो जाएगा, तो एम ओमेगा r/2 क्या हो गया, लाइन ऑफ फोर्स हो गया, और लाइन ऑफ फोर्स से दूरी कितनी हो गई इससे,
आर हो गई ना, तो कितना हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 इंटू आर। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस ही होगा क्योंकि मैंने उसको उल्टा डायरेक्शन में घुमा रहा है उसका। आई की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाला हमने, वो सही है बिल्कुल। कितना है ये 3/2 mr स्क्वायर जो भी निकाला हमने ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया 3/2 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। यहाँ सॉल्व करते हैं तो मास 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 खत्म हो गया, एक आर और एक आर भी खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया, तो यहाँ बचा सिर्फ माइनस जी, यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर आर और यहाँ बचा 3r अल्फ़ा। ओमेगा दिया हुआ था सवाल में √g/r, तो वो रखते हैं तो माइनस जी बाई आर इंटू आर इक्वल टू 3r अल्फ़ा। आर और आर ख़त्म तो -2g इक्वल टू 3r अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा आया -2g/3r और -2 इंटू जी 10 और 3 इंटू आर जो दिया हुआ था सवाल में 10/9 दिया है तो 10/9 हो गया। 10 से 10 खत्म हो गया, 3 से 3, 9 बार में 3 लग गया, तो कितना आया -6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है, ठीक है, यहाँ भी पर सेकेंड स्क्वायर होगा जो गलत आया था आंसर एक्चुअली। ठीक है, ओके, तो -6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये है एक्चुअल आंसर इसका। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। माइनस क्या बता रहा है कि ये डीएक्सलरेट हो रहा है, मतलब ये ओमेगा शुरू में भले ही दिया हो सवाल में, लेकिन जैसे एम जी का और ये एम ओमेगा स्क्वायर r/2 का टॉर्क लगना स्टार्ट हुआ तो फिर ये इस तरह से घूमने लग गया, डीएक्सलरेट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ये एम ओमेगा स्क्वायर r/2, जो कि जनरली हम रोटेशन में नहीं लेते, बहुत कम दिखता है क्वेश्चन। तुम्हें समझ में आया मैं कैसे बोल रहा हूँ पकड़ने के लिए? मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर सेंटर ऑफ मास भी घूमने लग जाए तो तुम स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा डालो। ठीक है, और उसमें ज़्यादा घुमाने की बात नहीं है। आईओआर समझ में आ गया, आईओआर कब लगाना होता है वही मैंने बात कर लिया। ठीक है, तो यही सवाल था, इसमें से कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे यहाँ पर। ठीक है, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, अच्छा स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बताया हूँ मैं। स्यूडो फोर्स जो है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है। अब इनर्शियल नॉन इनर्शियल क्या है समझो। यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम उसको बोलेंगे जहाँ पर फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स जीरो हो और एक्सेलरेशन भी जीरो हो। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम उसको बोलेंगे जहाँ पर फोर्स जीरो हो बट एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब होगा। जैसे कि एग्जांपल में मान लो कि जैसे कि एक इवेंट यहाँ घट रही है, कुछ भी हो रहा है, बॉल गिर रहा है या कोई इंसान गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पर रेस्ट में है, तो ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में है तो कौन सा फ्रेम हो गया, ये इनर्शियल फ्रेम हो गया। लेकिन अगर ऑब्जर्वर चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट से मतलब एक्शन क्या हो जाएगा, फिर भी जीरो होगा, तो भी क्या होगा, ये इनर्शियल फ्रेम। लेकिन जैसे ये एक्सेलरेट करना चालू होगा तो ये हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं पता होगा कैसे किया जाता है, हम वहीं पर बैठ जाते हैं जहाँ इवेंट घट रही है, वहीं पर बैठ जाएंगे। जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे तो वहीं पर बैठ जाएंगे, तभी एक्सेलरेशन को नॉट इक्वल जीरो की बात को डिस्कस कर पाओगे। खैर वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं, काइनेमैटिक्स वगैरह सवाल में करते हैं। तो स्यूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो फील होता है। वो फील कब होगा, जब तुम वहाँ पर बैठोगे तभी तो फील होगा कि ऐसा फोर्स लग रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मोशन के, है ना, तो फील होगा ना। तो उसी बात कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पर जब तक बैठोगे नहीं, बैठ के देखोगे नहीं, तब तक तुम्हें ये स्यूडो फोर्स जो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल स्यूडो फोर्स, वो फील नहीं होगा। स्यूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम में तुम्हें बैठ कर देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है, घटना क्या हो रही है चीज़ें, तभी तुम एक्सप्लेन कर पाओगे स्यूडो फोर्स को। बाहर से नहीं फील होता है वो, समझ में आ रहा है? चलो, तो ये सवाल था, इंटरेस्टिंग सवाल था, काफ़ी मज़ेदार सवाल था। इसका आंसर ये होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे इसमें। ठीक है, चलो ओके।